इससे पिछले वाले वीडियो में हमने समूह की अर्थ एवं परिभाषा को देखा और समूह की अर्थ परिभाषा जहाँ तक है हम अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि समूह क्या है। समूह की जो परिभाषाओं के आधार पर जो हमको इसकी जो विशेषताएं देखने को मिली वो हम कुछ बिंदुओं के आधार पर उनको यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक कुछ समाजशास्त्रियों ने अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में भी बात की। मर्टन के बारे में जब हम बात करें तो मर्टन समूह की विशेषताओं के बारे में कहते हैं कि समूह में जो विशेषता होनी चाहिए वह सबसे पहली विशेषता इसमें ये कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। मर्टन का मानना है, उनका कहना है कि एक समूह के लिए 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना परम आवश्यक है। जब तक 2 व्यक्ति नहीं होंगे समूह का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जब तक 2 व्यक्ति नहीं होंगे उनमें आपस में अंतःक्रिया नहीं होगी और अंतःक्रिया नहीं होगी, संबंध निर्मित नहीं होंगे और संबंध निर्मित नहीं होंगे तो वहाँ समूह का निर्माण नहीं होगा। दूसरी विशेषता के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्तियों का जो समूह है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का, उनमें सामाजिक संबंध का पाया जाना भी आवश्यक है। समूह तो है लेकिन वह सामाजिक संबंध नहीं है, उनमें अंतःक्रिया नहीं है, तो भी समूह का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो दूसरी विशेषता में यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तो हैं लेकिन उनमें आपस में अंतःक्रिया हो रही है, सामाजिक संबंधों का निर्माण हो रहा है, तो वो सामाजिक समूह के निर्माण की ओर अग्रसर कह सकते हैं कि प्रक्रिया होगी। एक बात और उन्होंने कही थी कि इसके लिए समूह के लिए ये बात भी आवश्यक होती है कि वहाँ व्यक्ति किसी समूह का सदस्य अपने आप को माने कि मैं अमुक समूह का सदस्य हूँ। यह भी एक आवश्यक है। जब तक वह उसके मन में ये बात नहीं आएगी कि मैं अमुक समूह का सदस्य हूँ, जब तक भी वहाँ समूह की जो अवधारणा है वह स्पष्ट नहीं हो पाएगी। तो ये भी आवश्यक है कि व्यक्ति के किसी समूह का सदस्य माना जाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि वो अपने आप को कहे कि मैं अमुक समूह का सदस्य हूँ और दूसरे लोग भी उसको उस समूह का सदस्य समझें। तो मर्टन ने कुछ अपने व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में कहा था कि समूह के लिए कि ये विशेषताओं का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ओवरऑल हम जितनी भी हमारी जो समूह की जो परिभाषा जो हमने देखी और कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने व्यक्तिगत आधार पर इसकी विशेषताओं का जो वर्णन किया है, उल्लेख किया है, उन सबको यदि हम कह सकते हैं देखें, मिलाकर देखें तो कुछ बिंदुओं के आधार पर उनको समझा जा सकता है। जिसमें पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह। जैसा कि मर्टन ने भी कहा था और ये तो हर समाजशास्त्री ने कहा एक समूह की विशेषता के रूप में कि एक समूह के लिए बहुत ही आवश्यक है, हम ये भी कह सकते हैं कि परम आवश्यक है कि वहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसके अभाव में समूह का निर्माण नहीं हो सकता। समूह की श्रेणी में वह नहीं आ सकता। दूसरी विशेषताओं के रूप में हम कह सकेंगे कि कार्य विभाजन, यानी समूह की एक ये भी विशेषता है, जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक समूह का जहाँ तक निर्माण होता है तो वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होता है, किसी न किसी कारण होता है। निरुद्देश्य किसी समूह का निर्माण नहीं होता है। वहाँ लोगों के सामने कोई न कोई उद्देश्य है
और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो आपस में संगठित हुए हैं। तो यहाँ उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी सदस्य हैं, उनमें कार्य विभाजन पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है उन समूह के सदस्यों को अलग अलग कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है। अमुक व्यक्ति ये कार्य करेगा, अमुक व्यक्ति ये कार्य करेगा, अमुक व्यक्ति ये कार्य करेगा। तो समूह की एक विशेषता ये भी होती है कि वह किसी उद्देश्य को लेकर बनते हैं, और किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो समूह के सदस्य हैं वे आपस में अपने कार्यों का विभाजन कर लेते हैं। तीसरी विशेषताओं के रूप में सामान्य रुचि, यानी एक सामान्य रुचि का होना भी समूह की विशेषता के रूप में देखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी समूह की जो स्थापना या निर्माण या उसका जो गठन होता है उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होगा जिनकी रुचि एवं हित सामान्य हों। वहीं यदि हमको विरोधी हितों वाले व्यक्ति कह सकते हैं कि समूह में या किसी समूह का निर्माण नहीं कर सकते, तो एक उन व्यक्तियों में जिस के द्वारा एक समूह का निर्माण हुआ है वहाँ एक सामान्य रुचि का होना बहुत ही आवश्यक है। तो सामान्य रुचि उनकी होगी, सामान्य हित उनके होंगे, सामान्य उद्देश्य उनके होंगे, तो वो समूह का निर्माण कर पाएंगे। यदि उनकी रुचि में, उनके हितों में, उनके उद्देश्यों में कह सकते हैं कि विरोध है, मतभेद है, तो वहाँ वो किसी भी समूह का निर्माण नहीं कर सकेंगे। तो ये भी एक आवश्यक बात है। जितने भी समूह के सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की रुचि सामान्य होनी चाहिए, उसमें एकता होना चाहिए, समरूपता होना चाहिए, तो ही किसी समूह का निर्माण हो पाएगा। अगली विशेषताओं के रूप में कह सकते हैं कि समूह में एकता भी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है जब तक उसके सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती हो। इसके अभाव में समूह बना रहना संभव नहीं होता है। तो तय है कि यहाँ भी ये भी बात आवश्यक है कि समूह के जितने भी सदस्य हैं उनमें एक एकता की भावना, एक हम की भावना होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ये एकता की भावना और हम की भावना जब तक समूह के सदस्यों में नहीं होगी तो समूह ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, समूह टूट जाएगा, समूह बिखर जाएगा। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि समूह के जितने भी सदस्य हैं उनमें एकता का होना बहुत ही आवश्यक है। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं ऐच्छिक सदस्यता। एक समूह की ये भी आवश्यक विशेषता होती है कि इसकी जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, अनिवार्य नहीं होती। व्यक्ति सभी समूहों का सदस्य नहीं बन सकता, वरन वह उन्हीं समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है जिनमें उसके हित, आवश्यकता एवं रुचियों की पूर्ति होती हो। तो व्यक्ति के लिए यहाँ समाज में हम कह सकते हैं कि जितने भी समूह हैं उन समूहों में से उसकी सदस्यता होती है उसकी इच्छा के आधार पर होती है, उसकी रुचि के आधार पर होती है कि वह अमुक समूह में से किसकी सदस्यता ग्रहण करे, कहाँ से, किस समूह के माध्यम से उसकी आवश्यकता पूरी होंगी। तो वहाँ व्यक्ति उसी समूह का सदस्य बनता है जहाँ से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि समूह में एक स्तरीकरण पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं किसी समूह में सभी व्यक्ति जो होते हैं वो एक सामान्य स्तर पर नहीं होते, समान पदों पर भी नहीं होते हैं। वे अलग अलग परिस्थितियों भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं।
तो हम देखते हैं कि समूह में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है, ऊंचा नीचा पाया जाता है, और पदों के उच्चता एवं निम्नता के जहाँ तक इस क्रम को ही स्तरीकरण कहा जाता है। समाज में जैसा भी है, हम जो समूह हमारे सामने आते हैं, उदाहरण समूहों के जो हैं हमारे सामने, उसमें हम देखें तो हम यही पाते हैं कि सभी व्यक्ति एक समान पद पर नहीं है। कोई उसका प्रमुख है, फिर कोई 2 नंबर पर है, कोई 3 नंबर पर है, फिर कुछ लोग एक समान स्तर पर हैं। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि किसी भी समूह के लिए ये स्तरीकरण का होना आवश्यक होता है, जिससे उनमें आपस में लोगों में, यानी उस समूह के लोगों में एक संगठन एक बना रहता है। एक किसी न किसी व्यक्ति के रूप में नेतृत्व की कह सकते हैं, नेतृत्व करने की उसमें जो क्षमता होती है उसको प्रमुख बनाया जाता है, जो समूह को संगठित रखता है। तो कोई भी समूह हो, वहाँ सभी व्यक्ति एक समान स्तर पर नहीं होके, एक समान पद पर नहीं होके, वो विभिन्न स्तरों पर रह के उस समूह में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि सामूहिक आदर्श। हम देखते हैं कि प्रत्येक समूह में एक समूह के आदर्श, उसके मूल्य, उसके प्रतिमान पाए जाते हैं, और जो सदस्यों के एक पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं, और वहाँ प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्शों एवं प्रतिमानों, जैसे हम कह सकते हैं कि प्रथा हैं, कानून हैं, अपनी जनरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, आदि का पालन हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी सामाजिक समूह होते हैं उनका अपना एक सामूहिक आदर्श होता है, और उन सामूहिक आदर्श, सामूहिक प्रतिमान, सामूहिक मूल्यों का पालन करना प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि यदि यहाँ इसमें यदि सदस्यों में विरोधाभास होगा तो वहाँ समूह लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, और वो भी समूह एक टूटन की ओर अग्रसर होगा। तो ये आवश्यक है कि हर समूह के कुछ आदर्श, कुछ नियम, कुछ मूल्य, कुछ मान्यताएं होती हैं, और जिनका पालन करना व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। अगली विशेषताओं के रूप में हम देखते हैं कि समूह में स्थायित्व पाया जाता है या देखने को मिलता है। जहाँ तक है समूह में थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व भी पाया जाता है, यद्यपि कुछ समूह अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्यों की पूर्ति के बाद समाप्त भी हो जाते हैं। फिर भी हम ये कहेंगे कि वो इतने अस्थिर नहीं होते, इतने क्षणिक नहीं होते कि आज कोई समूह का निर्माण हुआ और कल उस समूह को समाप्त कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है, बिल्कुल स्थायी की बात तो हम यहाँ नहीं करते, लेकिन समूह में स्थायित्व भी पाया जाता है, जो एक कह सकते हैं कि लंबे समय तक समाज में रहकर, और उसमें समूह के सदस्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और समूह अपने कह सकते हैं अपने उद्देश्य में अग्रसर होता चला जाता है। कुछ समूह की जहाँ तक हम बात करें तो वो कुछ अल्पकालीन होते हैं, थोड़े समय के लिए भी होते हैं, जहाँ व्यक्तियों का उद्देश्य पूरा होता है, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो उस समूह को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे उदाहरण हमें समाज में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो समूह हैं उनमें हमें स्थायित्व देखने को मिलता है। अगली विशेषता में हम देखते हैं समझौता।
किसी भी समूह की स्थापना या उसका जो गठन होता है, उसका जो निर्माण होता है, तभी संभव हो पाता है जब उसके सदस्यों में समूह के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, स्वार्थ पूर्ति और नियम आदि को लेकर आपस में हम कह सकते हैं कि एक समझौता हो, एक संविदा का होना भी आवश्यक है। क्योंकि जहाँ एक समझौता नहीं होगा तो वहाँ समूह का जो गठन है या उसकी स्थायित्व की जहाँ तक हम बात करें तो वहाँ स्थायित्व में कमी आ जाएगी। तो वहाँ लोगों में एक समझौते का होना भी परम आवश्यक है, जिससे वे अपने उद्देश्य, कार्यप्रणाली और को लेके आपस में एकमतता जहाँ हमको देखने को मिलेगी, वहाँ समूह में स्थायित्व भी बना रहेगा। अगले बिंदु के रूप में है सामाजिक संबंध। हम देखते हैं कि समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं होता है, वरन उनके बीच में सामाजिक संबंधों का होना भी अनिवार्य होता है। भले ही व्यक्तियों का जो समूह है उसमें प्रत्यक्ष संबंध हों या अप्रत्यक्ष संबंध हों, औपचारिक संबंध हों या अनौपचारिक संबंध हों, वहाँ संबंधों का होना परम आवश्यक है। जब तक उन व्यक्तियों में अंतःक्रिया नहीं होगी, संबंध निर्मित नहीं होंगे, और संबंध निर्मित नहीं होंगे तो वे एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे। उनमें एकता की भावना, हम कह सकते हैं कि हम की भावना जन्म नहीं लेगी, और जहाँ हम की भावना जन्म नहीं लेगी तो हम उस व्यक्तियों के संग्रह को समूह की श्रेणी में नहीं रख पाएंगे। तो एक बहुत आवश्यक है कि व्यक्तियों का समूह भी है, और जब तक उनमें सामाजिक संबंध नहीं है, अंतःक्रिया नहीं है, तो वो समूह की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये इसकी एक विशेषता है कि जो व्यक्तियों का जो समूह है, जो संग्रह है, उनमें आपस में सामाजिक संबंधों का होना परम आवश्यक है। अगला बिंदु है आदान प्रदान। एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान उसमें नहीं करते, वरन वे एक दूसरे के कष्ट में सहयोग और हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। सहयोग एवं आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य जो होते हैं अपने सामान्य हितों की पूर्ति कर पाते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान तो होता ही है, इसके साथ साथ समूह के सदस्यों में जहाँ भी एक दूसरे समूह पर कोई आपत्ति, विपत्ति, खुशी, जो भी परिस्थिति उसके सामने निर्मित होती है, तो उसमें भी समूह के सदस्य एक दूसरे को वहाँ शेयर करते हैं, एक दूसरे को सुख दुख को बांटते हैं, जिससे समूह के सदस्यों में एक हम कह सकते हैं कि घनिष्ठता, एक हम की भावना अधिक मजबूत होती है। तो इसका होना भी यहाँ बहुत ही आवश्यक होता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि समूह का एक ढांचा होता है, एक स्वरूप होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक समूह एक संरचना का निर्माण करता है, एक ढांचे का निर्माण करता है। उसकी एक संरचना होती है जो विभिन्न इकाइयों को मिलकर बनती है। तो उसके जैसे नियम हैं, कार्यप्रणाली है, अधिकार एवं कर्तव्य हैं, पद है, भूमिका हैं, ये सब आपस में तय होते हैं। और सदस्यों का जहाँ तक सवाल है, वह उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। तो जो समूह का एक ढांचा है, और समूह के ढांचे के रूप में हम इसकी जब विभिन्न इकाइयों की बात करें तो उसके नियम हैं, कार्यप्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद एवं भूमिका, ये सभी उसकी एक इकाई के रूप में काम करती हैं। और इनके आधार पर ही व्यक्तियों के
कार्य तय होते हैं, कर्तव्य तय होते हैं, उनकी भूमिकाएं तय होती हैं और वे अपने अपने यानी कर्तव्य और भूमिकाओं को अपनी परिस्थिति के अनुरूप उसका निर्वाह करते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हर समूह का एक ढांचा भी होता है, एक स्वरूप भी होता है, जो कि एक समूह की स्थायित्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला बिंदु एवं लास्ट विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि जागरूकता। तो समूह की जागरूकता के रूप में के बारे में एक मैकैवर और पेज ने कहा था कि पारस्परिकता एवं जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति एवं सहयोग की भावना पाई जाती है। तो यहाँ जागरूकता से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति इसके बारे में जागरूक रहे कि मैं अमुक समूह का सदस्य हूँ, अमुक समूह का सदस्य होने के साथ में मेरी उस समूह में क्या परिस्थिति है और उस परिस्थिति के अनुरूप मेरे क्या कर्तव्य हैं, मुझे क्या करना है, मुझे किस तरीके से व्यवहार करना है। अपनी परिस्थिति के बारे में जागरूक तो होना ही है, रहना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो समूह के अन्य सदस्य हैं उन सदस्यों की बारे में भी जागरूकता होना बहुत आवश्यक है कि समूह में जितने भी सदस्य हैं, मेरी परिस्थिति ये है, अमुक की परिस्थिति ये है, अमुक की परिस्थिति ये है, अमुक की भूमिका ये है, अमुक की भूमिका ये है। तो एक समूह के रूप में, एक समूह के लोगों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनमें सभी सदस्यों में एक जागरूकता का होना भी बहुत ही आवश्यक है, जिससे समूह का जो स्थायित्व है उसके हम कह सकते हैं भविष्य निश्चित होता है। तो आज हमने समूह की विशेषताओं के बारे में देखा। इसकी अगले वीडियो में हम देखेंगे समूह का वर्गीकरण। आज इतना ही, धन्यवाद।